हेलो। हाँ बच्चों, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था कल हमने यहाँ तक पढ़ा था और इसको हमने एनसीईआरटी से भी रीड आउट किया था साथ साथ में। बोलो बच्चों, एनसीईआरटी से रीड आउट करवाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग while para-nitrophenol is less volatile ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो they can be separated by स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं बच्चों, सिंपल सी बात क्या होता है, ये स्टीम डिस्टिलेशन मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो। स्टीम डिस्टिलेशन मैंने आपको सॉल्यूशन में पढ़ाया था। क्या करते हैं कि अपन स्टीम पास करते हैं बच्चों, है ना। तो क्या होगा, स्टीम का मतलब वेपर है। बोलो बच्चों, स्टीम का मतलब वेपर होता है ना बच्चों। तो वहां पे होगा क्या बच्चों, वहां पर आप क्या देख रहे हो कि आपकी वाटर की वेपर भी है ना बच्चों, एज वेल एज और किसकी वेपर है, और वोलाटाइल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दोनों की वेपर होगी। अब जैसे ही दोनों की वेपर का वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, दोनों की वेपर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो बच्चों वो बॉइल होके बाहर आ जाएंगे। अरे बोलो बच्चों, बॉइल होके बाहर आ जाएगा, बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, होगा क्या कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाटर में सोल्यूबल होगा क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सोल्यूबल होगा क्या बच्चों। अरे बच्चों, वाटर में के लिए वाटर के साथ आपको क्या करना पड़ता है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। अब नाइट्रोफिनॉल तो अपने आप में मस्त है, समझ में आ रही है बात। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अपने आप में मस्त है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं, इसका मतलब वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, जो हमें फाइनल मिलेगा उसमें क्या होगा कि वाटर एक अलग लेयर में आ जाएगा और नाइट्रोफिनॉल जो होगी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वो एक अलग लेयर में आ जाएगी। वापिस सुन लो, देखो मैंने अभी तक जो बोला वापिस सुनो। देखो, स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, हमने क्या बोला कि देखो बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का आपका क्या है बच्चों, अगर अपन बोले किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अच्छा, साथ में अगर मैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करूं तो पैरा, क्या, ठीक है ना, कौन ज्यादा सोल्यूबल है बच्चों, पैरा जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है। अब देखो मैंने क्या किया, में ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, और दूसरे कंटेनर से मैंने क्या किया, उसमें स्टीम पास करना शुरू की। क्या शुरू की, स्टीम को पास करना शुरू किया। तो होगा क्या बच्चों, बात को ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड की वेपर का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, दो चीजें रोल प्ले करेगी, कौन, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से वेपर बनी और दूसरी वाटर की वेपर बनी, दोनों का एडिशनल इफेक्ट होगा। और जैसे ही इनकी वेपर क्या होगी, किसके इक्वल होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होगी। मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, मुझे लगता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है क्या, रुको देखो। देखो बच्चों, मान लो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर, देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है बच्चों। इसमें अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें अपन क्या करेंगे,
देखो ये वाटर है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहां से वेपर को मैंने इसमें पास, समझ में आ गया बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, अब मैंने इसमें वेपर को पास किया। अब देखो बच्चों क्या होगा, आप मुझे बताओ कि ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल में से कौन जल्दी वेपराइज हो जाएगा? बोलो बच्चों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपराइज होगा ना, होगा बच्चों। तो होता क्या है कि जो इधर फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन में देखो बच्चों क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको वाटर भी मिलेगा एज वेल एज आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? और ये दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होंगे, तो ये दो अलग अलग सेपरेट लेयर के फॉर्म में मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? इसी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये सॉल्यूशन में मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों, आप लोगों को अगर याद हो तो। स्टीम डिस्टिलेशन सॉल्यूशन में समझाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो वापस, है ना। आगे बात समझ में बच्चों? बोलो, आ गया? अच्छा, स्टीम डिस्टिलेशन यूज क्यों किया? क्योंकि बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाटर में नहीं होता, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया। समझ में आ गया क्या? और दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो हम इनको आराम से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब देखो बच्चों, तो आप अपन आ जाते हैं वापस उसी पॉइंट पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखो अपन क्या कह रहे हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज insoluble in water। आगे समझ? अब देखो बच्चों, कल हमने ये पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ना, फिनोल को 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन आपने कल इसकी एक एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ी थी कि इस रिएक्शन की जो यील्ड होती है वो बहुत ही पुअर होती है ना बच्चों। इस रिएक्शन की यील्ड बहुत ही पुअर होती है। अब इस रिएक्शन की यील्ड पुअर क्यों होती है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है, बताओ बच्चों, चलो पहले बताओ। When phenol is treated with concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, then picric acid forms in very less amount। Why? बच्चों देखो, ये कल एनसीईआरटी में मैंने आपको ये लाइन पढ़ाई थी। मैं देखो, ये देखिए बच्चों, दिख रहा है? ये लाइन दिख रही है बच्चों आप लोगों को? With concentrated nitric acid, phenol is converted to 2,4,6-dinitrophenols. The product is commonly known as picric acid. The yield of reaction product is poor। अब ये पुअर क्यों है, ये समझाना है मुझे बच्चों, ये समझाना है। आ रही है बात समझ में? बोलो बच्चों, कोई बताएगा आप में से ऐसा क्यों होता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों होता है? अच्छा, हिंड्रेंस कहां से आ गई भाई? ओहो हो, अरे ओल मेटा डायरेक्टिंग कैसे हो गए भाई साहब? फिनोल में जोड़ना हमें तो, लोरे मत मारो। देखो बच्चों सुनो, मैं समझाता हूँ, सुनना ढंग से, क्या है इसका माजरा। देखो बच्चों, सुनो एकदम अच्छे से, ये क्वेश्चन लिखा हुआ हमने, देखिए क्या है ये। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने कभी ये पढ़ा था क्या कि जो HNO3 होता है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? क्या ऐसा आपने पढ़ा है? बोलो बच्चों। HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों? मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो बच्चों, HNO3 is a very good ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो बच्चों सुनो, आप मुझे बताओ
इस रिंग में क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन होने का मतलब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब भी क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कब कर सकता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो। बोलो बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कब कर सकता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो। अब एक बात बताओ बच्चों, फिनोल के केस में रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आए तो रिंग इलेक्ट्रॉन से भारी भरकम होगी, रिंग इलेक्ट्रॉन से भारी भरकम होगी। अब बताओ, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसकी ऑक्सीडेशन की, बोलो, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अरे इसकी ऑक्सीडेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना बच्चों, समझ में। तो देखो होता है क्या बच्चों, इसमें ना ये प्रोडक्ट बनता है साथ में, ये वाला प्रोडक्ट ये बना, तो बोलते हैं बच्चों पैरा बेंजो क्विनोन, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है। आप आगे मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे बना, एक बार याद रखो आप, है ना। फिर देखो बच्चों, अदर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और भी मिलते हैं, समझ में आया बच्चों। तो यहां क्या होता है बच्चों, रिंग जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। अरे बच्चों समझ में आया, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन कब देगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तभी देगा ना बच्चों। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपके ये क्वेश्चन 12th में भी पूछा जा सकता है, पता है ना। अरे एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है ना, अभी पढ़ा था आप लोगों ने, बोलो, ये दे सकता है आपको। अब देखो बच्चों सुनो, हम इसको क्या लिखेंगे कि बच्चों अपन क्या बोलेंगे, रिंग हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, so it is more reactive for oxidation reaction than electrophilic substitution reaction। समझ आया बच्चों, ring has high electron density so it is more reactive for oxidation reaction than ESR। क्या ये बात समझ में आई। तो picric acid is formed in very minor amount। बोलो बच्चों, पिक्रिक एसिड बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा। ये बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया बच्चों। अरे बच्चों समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो बच्चों अब देखो सुनो, अब ये हमने लिखा कि द yield of reaction is very poor. Nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with concentrated H2SO4 which converts it to phenol 2,4-disulfonic acid and then with concentrated HNO3 to get picric acid, है ना। अब देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये पढ़ो देखो आप वापस। ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है, nowadays picric acid is prepared by treating first with concentrated sulfuric acid which converts it to phenol 2,4-disulfonic acid and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6-trinitrophenol। Can you write the equations of the reactions involved? ये आपसे पूछ रहे हैं। अब ये कैसे हुआ ये हमें समझाना है बच्चों, ठीक है ना, ये हमें एक्सप्लेन करना है। देखो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, ये फिनोल की ऑक्सीडेशन है, ये देखिए बच्चों, ये अपन वैसे पढ़ेंगे अलग से पूरा टॉपिक, ठीक है ना। तो फिनोल की जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना बच्चों, तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो बच्चों, बताओ, दिख रहा है आपको क्या प्रोडक्ट बन रहा है। देखो बच्चों ये पढ़ा, पैरा बेंजोक्विनोन बना रहा है ना।
चलो अब बेटा इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। जो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस लाइन को मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। देखो बच्चों सुनो, होता क्या है, सबसे पहले एक चीज समझो। देखो बच्चों, अगर आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, मैं इसको एक बार नीचे समझाता हूं, देखो वापस अलग लेता हूं मैं। देखो मान लो मेरे पास ये है आपकी, देखिए क्या बेंजीन है, और मैंने इसको ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या होता है कि ये ग्रुप आ गया यहां पर, ये मैं बढ़ा चुका हूं बच्चों आपको। अरे बोलो बच्चों, बढ़ा चुका हूं। अब देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शन है बच्चों रिवर्सिबल है ना। रिवर्सिबल का मतलब देखो ध्यान से सुना, अभी इस H प्लस को हटा के कौन आया, बोलो बच्चों, इस H प्लस को हटा के कौन आया, SO3H। उल्टा होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा तो क्या होगा बच्चों, SO3H हटेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ये बात समझ आई, SO3H हटेगा और H प्लस आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, सुनिए कैसे करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, यहां मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं डीसल्फोनेशन की। कैसे, देखो बच्चों, हमने ये लिखा, ये मेरे पास, ठीक है। अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा बच्चों बताओ, ये खींचेगा ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये खींच रहा है बच्चों, ठीक है, तो इधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव, इधर हुआ पॉजिटिव। देखो जब यहां पर हाइड्रोजन था तो अटैक SO3 ने किया था बच्चों, अरे अटैक SO3 ने किया। अब उल्टी रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, यहां पर H अटैक करेगा, करेगा बच्चों, अटैक किया, और अटैक करते ही देखो बच्चों क्या मिल गया हमें, ये मिल गया, हो गया बच्चों। अब देखो हमने उस टाइम क्या किया था, हमने बच्चों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर लेके गए थे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर ले गए थे। इस बार उल्टा होगा, इस बार इसके इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं, और अंदर आते ही देखो बच्चों ये हो गया कि नहीं हो गया, और ये वापस हमें मिल गया। तो उल्टा हो गया ना बच्चों, अरे सल्फोनिक ग्रुप को हमने हटा दिया ना, बोलो बच्चों, हटा दिया, हटा दिया, ये बात समझ में आई। अब देखो इसको हटाने के लिए आपको क्या काम में लेना पड़ रहा है, H प्लस लेना पड़ रहा है, यानी डाइल्यूट एसिड काम में लेना पड़ रहा है। वाटर लेके चल रहे हो, इसका मतलब आप डाइल्यूट एसिड काम में ले रहे हो ना। अरे बोलो बच्चों, डाइल्यूट एसिड काम में ले रहे हो, ये बात समझ में आई क्या। और हीट करना पड़ेगा, डाइल्यूट एसिड लेके हीट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये भी रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है ना। अरे बोलो बच्चों, ये भी रिएक्शन कौन सी है, ESR है ना। यहाँ SO3H हट रहा है और उसकी जगह H प्लस आ रहा है। उल्टे में क्या था, H प्लस हट रहा था, SO3H आ रहा था। क्या बात समझ में आई, क्या बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखो बच्चों, देखो ये फिनोल है, ठीक है, इस फिनोल को हमने H2SO4 से ट्रीट किया, ट्रीट किया बच्चों। ट्रीट करने के बाद ये देखो मेरे पास SO3H आ गया, आ गए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इसके। बोलो बच्चों, ये हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ट्रीट किया। अब देखो बच्चों ये HNO3 है, तो HNO3H प्लस देगा, HNO3H प्लस देगा बच्चों, बोलो। तो यहां से क्या होगा, देखो यहां से ये SO3 हटेगा, यहां से ये SO3 हटेगा, हटेगा, हट जाएगा बच्चों। और इसकी जगह HNO3 आपको कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर देगा, बोलो बच्चों, NO2 प्रोवाइड कर देगा ना। और अब मुझे बताओ, जहां हटा वहां पे कौन आके चिपक गया, वहां पे कौन आके चिपक गया, NO2 प्लस आके चिपक जाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया।
तो ये आपकी जो एनसीईआरटी की जो लाइन थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी बच्चों। आई क्या बात सुने? तो देखो बच्चों क्या कहते हैं कि द yield of reaction is very poor. Nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with concentrated H2SO4 which converts it to phenol 4 disulfonic acid and then with concentrated HNO3 to get picric acid. आ गया बच्चों? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। बेंजीन रिंग का सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आगे क्या कहता है, इफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज हीटेड इन डाइल्यूट एसिड द रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। आगे बात बोलो बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये अगला क्या कहता है, इस पॉइंट को पढ़िए, इस पॉइंट को पढ़ो। क्या कहता है ये कि पिक्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा वैसे एसिडिक एसिड अपन एक पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होगा ना बच्चों, यहाँ पे क्या है, 3 NO2 ग्रुप है, ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन रिंग किससे खींचेगी? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से, और वो H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों समझ में आया? ये एनसीईआरटी की लाइन का एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया क्या भाई लोगों? चलो अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बताओ, ये कैसे करोगे बताओ। ये SO3H है और D+ के साथ हीट कर रहे हो, तो अब बताओ बच्चों, इस बार इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इस बार इलेक्ट्रोफाइल कौन है? D+ है ना। तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ड्यूटीरोबेंजीन। समझ में आया बच्चों? थोड़ी देर पहले जब मैंने मैकेनिज्म लिखी थी तो मैंने SO3H को हटा के H जोड़ा था ना, H जोड़ा था ना बच्चों। अब SO3H को हटा के मैं क्या जोड़ दूंगा? मैं D जोड़ दूंगा। चलो बच्चों अब बताओ अगली रिएक्शन में क्या होगा? अगली रिएक्शन में क्या होगा? OH SO3H Br2H2, हीट का साइन है बच्चों, है बच्चों? क्या आपको पता है क्या? Br2H2O, आपको पता है बच्चों इनकी रिएक्शन से एसिड बनता है, बनता है ना बच्चों? अरे बनता है। तो एसिड की प्रेजेंस में इसका क्या होगा? एसिड की प्रेजेंस में इसका डीसल्फोनेशन होगा क्या? अरे बोलो बच्चों, एसिड की प्रेजेंस में डीसल्फोनेशन होगा, और डीसल्फोनेशन होने के बाद क्या आपको यहां पर ये ऐसे ब्रोमीन मिल जाएंगे? अरे समझ में आया? और यहां से क्या निकल गई बच्चों? SO3 निकल गई। क्या समझ में आया बच्चों? चलिए अगला बताओ। अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज और ध्यान से सुनना। जैसे आपने SO3H को हटाया, वैसे के वैसे देखो बच्चों SO3 हट सकता है ना, वैसे के वैसे बच्चों यहां से ये CO2 भी एक स्टेबल कंपाउंड, अगर आपको पता हो तो CO2 भी स्टेबल कंपाउंड है, वो भी हट सकता है ना बच्चों? तो अब देखो अगेन यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना, अगेन देखो OH Br 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 और ये बन गया CO2 प्लस SO3। बच्चों समझ में आया क्या? अरे भाई लोगों समझ में आया ये ऐसे कैसे हो गया? बोलो पक्का। अब ध्यान ये रखना कि बच्चों कौन कौन से ग्रुप हट सकते हैं। देखो आप ध्यान रखना, ओनली COOH एंड SO3H group can be removed by heating with dilute acid। ठीक है ना, यही ग्रुप आप हटा सकते हो, बाकी कोई भी ग्रुप मत हटा देना। आपको इच्छा होगी कि मैं किसी को हटा दूं, मत हटा देना। समझ में आ गया बच्चों? अरे बोलो बच्चों समझ में आ गई बात? ये क्यों हटे समझ में आया? क्योंकि जो कंपाउंड बन रहे हैं वो स्टेबल कंपाउंड है, जो कंपाउंड बन रहे हैं वो स्टेबल कंपाउंड है। चलो अब बच्चों बताओ, ये क्या कहता है कि when phenol is treated with dilute HNO3 then orthonitrophenol is formed as major product। Why?
कैन वी प्रिपेयर पैरा नाइट्रोफिनोल एज ए मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम फिनोल बाय एनी अदर मेथड? बताओ बच्चों, हमने फिनोल को जब डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट किया था बच्चों, याद है क्या? याद है बच्चों? ये फिनोल है, ये डाइल्यूट HNO3 है बच्चों। तो हमने बच्चों इसमें एक तो ये प्रोडक्ट बनाया और एक ये प्रोडक्ट बनाया बच्चों, है ना। इसमें ये मेजर बनता है। ये मेजर क्यों बनता है बच्चों, बताओ? पहला क्वेश्चन तो यही है ना, ये मेजर क्यों बना? अपन क्यों क्यों बोलेंगे बच्चों? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना बच्चों? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बात सुने बच्चों, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में होगी। अब कोई ऐसा मेथड है जिससे अपन क्या कर सके बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनोल को अपन बना सके? बताओ बच्चों, एज ए मेजर प्रोडक्ट कोई सजेस्ट करेगा आप में से? अरे पैरा नाइट्रोफिनोल को एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना है, सजेस्ट करेंगे आप? देखो बच्चों क्या करोगे, सुनो, ये फिनोल है, ठीक है बच्चों। फिनोल को सबसे पहले अपन ट्रीट करते हैं एसिटिल क्लोराइड से। अब मुझे बताओ बच्चों, ये एसिटिल क्लोराइड है बच्चों, तो एसिटिल क्लोराइड में क्या होगा, याद है क्या? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? अरे बोलो बच्चों, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा। यहां से देखो बच्चों, यहां से ये Cl हटा और यहां से ये H हटा, हटा बच्चों, हट गया। और हटते ही हमें बच्चों ये वाला प्रोडक्ट मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? OCO3H3, है ना बच्चों? यहां से निकला HCl और इस HCl को क्या करेगा, पिरिडीन बेस है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो बच्चों, पिरिडीन बेस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बच्चों बताओ, अब इस ग्रुप की एक तो एक्टिविटी कम होगी ना, होगी बच्चों, क्योंकि बाई साइडेड रेजोनेंस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी है। अरे बोलो बच्चों, इसमें टू साइडेड रेजोनेंस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी है। समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या बच्चों? बोलो। अब देखो बच्चों, मैं इसको ट्रीट करता हूँ नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। अब मैं किसे ट्रीट कर रहा हूँ? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर जानते हैं आप? नाइट्रेटिंग मिक्सचर मैंने लिखाया था बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या देगा? ये NO2 प्लस देगा बच्चों, ये NO2 प्लस। अब मुझे बताओ, ये जो ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है, ये बड़ा बल्कि ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप अभी इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ये बड़ा बल्कि ग्रुप है ना, तो क्या ये ऑर्थो पे जाना पसंद करेगा NO2? क्या ये ऑर्थो पे जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा बच्चों। तो ये कहां जाना पसंद करेगा? ये पैरा पे जाना पसंद करेगा, करेगा बच्चों? अब देखो बच्चों, आप एक दिमाग में बात फिट कर लो, जब भी आपका कोई एस्टर बन रहा हो, कोई एसिड क्लोराइड बन रहा हो, आप उसका हाइड्रोलिसिस कर दो बच्चों। हाइड्रोलिसिस करोगे ना, आपको वापस प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब बताओ बच्चों, मैं क्या करूं कि मुझे प्रोडक्ट मिल जाए वापस? इस कंपाउंड का क्या कर दें? हाइड्रोलिसिस कर देंगे बच्चों। इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये HOH और मैंने इसको इसको हाइड्रोलाइज कर दिया बच्चों। और हाइड्रोलाइज करते ही मुझे ये मिल गया बच्चों। ये देखो, ये OH और यहाँ आ गया NO2 और ये बन गया CH3COH। बच्चों ये 12th में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको पैरा नाइट्रोफिनोल को मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आ गया? अब देखो बच्चों, सुनो, एक बात सुनो बच्चों, एक है ना, बच्चा होता है ना, बच्चे को कंफ्यूजन क्या आता है कि सर आप थोड़े दिन पहले तो एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे थे आप ना रिंग के अंदर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, और अब आप रिएक्शन करवाने लग गए OH से, है ना, आपने हाइड्रोजन पे करवानी शुरू कर दी। आपके दिमाग में ऐसी बात आई क्या? अरे बच्चों, ऐसी बात अभी दिमाग क्या?
अरे एसिटाइलेशन में हमने CH3CO ग्रुप को कहां जोड़ा था? जब हमने फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन किया था तो हमने ग्रुप को कहां जोड़ा था? ऑर्थो पैरा पे जोड़ा था ना, बेंजीन की जोड़ा था। और अभी मैंने कहा जोड़ा है बच्चों, बताओ अभी मैंने कहा जोड़ा है? अभी देखो मैंने OH से जोड़ा है। ऐसा कैसे हो गया? देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, जब भी आपका एसिटिल क्लोराइड है ना इस तरह से आए और साथ में आपको मिले पीरिडीन लिखा मिले, ठीक है ना बच्चों, तो क्या करोगे बच्चों? क्या इसमें कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या? अरे अभी एसिटिल क्लोराइड एंड पीरिडीन कार्बोकेटाइन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना, लेकिन इसमें तो बना सकते हैं ना बच्चों। अरे इसमें तो बना देगा ना, क्यों बना देगा? AlCl4 माइनस और CH3CO प्लस। अब बताओ, जब कार्बोकेटाइन बनेगा तभी तो बेंजीनिंग पर अटैक करेगा ना। अरे जब कार्बोकेटाइन बनेगा तभी तो बेंजीनिंग पे जाएगा ना। तो ये रिएजेंट हो तब तो आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाना है, और ये रिएजेंट हो तब आपको ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे जाना है। समझ में आई बात मेरी? अरे बोलो बच्चों, जब AlCl3 होगा तो बच्चों क्या होगा? AlCl3 होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेंजीनिंग पे जाओगे। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? अरे डिफरेंस समझ में आया? आप रिएजेंट लिख रहे हैं ना साथ साथ, सारे बच्चे अलग से आप रिएजेंट लिख रहे हो ना, हर दिन की रिएजेंट लिखते जाना बच्चों। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो बच्चों अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगेन ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो बच्चों बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये बच्चों ये जो हाइड्रोलिसिस वाली अपन पढ़ रहे हैं ना रिएक्शन, ये अभी मैंने करवाया था, ये रिएक्शन आपकी वापस आगे आएगी है ना, अपन वहां इसको वापस एक्सप्लेन करेंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, एनिलीन में बच्चों ये NH2 ग्रुप है बच्चों। अब मुझे बताओ NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉवर है? बोलो बच्चों, एनिलीन में NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग, और ये तगड़ा वाला एक्टिवेटिंग होता है, जोरदार वाला एक्टिवेटिंग होता है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, तो मैंने क्या लिखा? NH2 ग्रुप इज ऑर्थोपैराडाइलेक्ट्रिक एंड हाईली एक्टिवेटिंग, सो इट्स हेलोजिनेशन इज पॉसिबल विदाउट एनी लेविस एसिड सिमिलर टू फिनोल और एनिसोल। क्या ऐसी लाइनें आपने कल पढ़ी थी क्या? क्या ऐसी लाइनें आपने कल पढ़ी थी क्या कि रिंग के अंदर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है कि वो खुद क्या हो जाता है? उसको हमने क्या बोला था वर्ड? वो क्या हो गया? खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हो गया था, सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, और वो ब्रोमीन को खुद क्या कर सकता है? पोलराइज कर सकता है ना बच्चों। तो अब देखो आपकी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि भैया ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जिसका आप इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेशन बिना किसी लेविस एसिड के कर सकते हो? बच्चों बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेशन बिना किसी लेविस एसिड के, फिनोल, एनिलीन एंड एनिसोल, है ना बच्चों। फिनोल, एनिलीन एंड एनिसोल, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ देम बन जाएगा, बन जाएगा। क्या ये लाइन आपके एनसीईआरटी में थी? क्या ये लाइन आपने कल एनसीईआरटी में पढ़ी थी बच्चों? पढ़ी थी बच्चों, मैंने पढ़ाई थी, याद करो। अब देखो बच्चों, अब अगर मुझे एनिलीन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना है ना बच्चों, एनिलीन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो क्या करें? अगेन उसका एसिटाइलेशन करो। तो देखो बच्चों, द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एसिटाइलेशन, एन एसिटाइलेशन। ये एन का मतलब समझ रहे हो बच्चों? यहाँ एन लिखा है, उसका मतलब समझ रहे हो क्या आप? मतलब नाइट्रोजन पे करना है आपको। कहां पे करना है? नाइट्रोजन पे करना है। तो नाइट्रोजन पे करना है तो क्या मुझे AlCl3 यूज लेना है क्या? अगर नाइट्रोजन पे करना है तो AlCl3 यूज लेना है क्या? नहीं लेना है बच्चों, ठीक है ना। क्या यूज आएगा? क्या यूज आएगा बच्चों? पिरिडीन आएगा। अब देखो बच्चों हुआ क्या, यहां से ये HCl निकल गया बच्चों, निकल गया। ये HCl क्या करेगा? ये HCl को पिरिडीन एब्जॉर्ब कर जाएगा, कर गया बच्चों, ये बन गया। अब बच्चों बताओ, ये लोन पेयर इधर भी जाएगा, ये लोन पेयर इधर भी जाएगा, तो रिंग में
इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं रिंग में इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं बच्चों, तो रिंग की रिएक्टिविटी कंट्रोल होगी क्या? रिंग की रिएक्टिविटी कंट्रोल होगी, यानी हमने रिंग को एक तरह से प्रोटेक्ट कर लिया। हमने रिंग को क्या कर लिया बच्चों? प्रोटेक्ट कर लिया, प्रोटेक्शन दे दिया उसको, ठीक है ना बच्चों। देखो ये जो कंपाउंड बना है ना, ये एमाइड है, चेक करो। ये जो कंपाउंड बना वो एक एमाइड है ना बच्चों। इस कंपाउंड को आप एसिटेमाइड बोलते हो क्या? देखो बच्चों, ये एसिटेमाइड है, इसका एक एच हटा के आपने फेनिल ग्रुप जोड़ दिया, इसलिए इसको नाम देंगे बच्चों एन फेनिल एसिटेमाइड। और इसी का दूसरा नाम क्या है? एसिड एनिलाइड भी बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनिलाइड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो देखो बच्चों क्या कहता है, इन एसिड एनिलाइड देयर इज टू साइडेड रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। क्या ये बात समझ आई? टू साइडेड रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर समझ में आई? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ बेंजीनिंग। क्या ये बात सही है? अब जब इसको सीओ की तरफ जाना पड़ रहा है तो बेंजीनिंग में कम जाएगा ना बोलो बच्चों, बेंजीनिंग में कम जाएगा। इट मींस एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ NH2 ग्रुप। बोलो बच्चों, एक्टिवेटिंग इफेक्ट इसका कम हो गया। बोलो बच्चों, एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो गया क्या? आगे बात सुन में, ठीक है चलिए अब आओ बच्चों। ये रहा बच्चों हमारा एनिलीन, हमने इसको ट्रीट किया Br2CCl4। आप मुझे बताओ CCl4 कैसा सॉल्वेंट है? CCl4 कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर है ना। तो नॉन पोलर में आपको याद है क्या, हमने कल ही पढ़ा था, नॉन पोलर में क्या होगा, या तो ऑर्थो और पैरा बनते हैं। अरे बोलो बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा बनते हैं। तो ये समझ गए बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा, ये ऑर्थो पैरा समझ गए क्या? अब देखो बच्चों, मैंने ब्रोमीन प्लस वाटर ले लिया। बच्चों बताओ, जैसे ही मैं वाटर ले लेता हूं तो पंगा समझ में आया था क्या? अरे बोलो बच्चों, पंगा समझ में आया था आप लोगों को? क्या हुआ, तीनों जगह एक साथ ब्रोमीन आएगी, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, और इसका कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो बच्चों मुझे बताओ, ब्रोमीन वाटर के साथ किस किसने रिएक्शन की? ब्रोमीन वाटर के साथ किस किसने रिएक्शन की? बोलो, एनिलीन और फिनोल दोनों ने की ना। अरे एनिलीन और फिनोल दोनों ने की ना बच्चों। तो इसको अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है? बोलो बच्चों, अरे कौन देता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट? एनिलीन और फिनोल देता है बच्चों। अब आओ बच्चों आगे, इस क्वेश्चन को करना है हमें कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करना है, करे बच्चों बताओ, एनिलीन और ये लिखा हुआ है एसिटिल क्लोराइड और एरो पे लिखा हुआ है पिरिडीन, तो इसका एसिटाइलेशन कहाँ होगा? रिंग पे होगा या नाइट्रोजन पे होगा? नाइट्रोजन पे होगा। होगा बच्चों, नाइट्रोजन पर होने से देखो बच्चों, मेरे पास ये बन गया। बोलो बच्चों, ये बन गया। अरे बच्चों ये समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमें Br2 एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवाना है। तो बताओ ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा? ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा ना बच्चों, ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा क्या? कौन सा मेजर बनेगा, ऑर्थो या पैरा? बोलो ऑर्थो तो बहुत ही कम बनेगा, क्योंकि ये बड़ा बल्कि ग्रुप है। देखो बच्चों, ये ग्रुप जो है ना वो बल्कि ग्रुप है, तो मेनली यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, जाएगा बच्चों। अब बताओ, अगर हमें पेरेंटल कंपाउंड ऑब्टेन करना है, इसका क्या कर दूं? पेरेंटल कंपाउंड ऑब्टेन करना है, इसका क्या कर दें बच्चों? हाइड्रोलिसिस, ये कर दो बच्चों। हाइड्रोलिसिस किया, यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों। निकलते देखो हमें क्या मिल गया, ये देखो बच्चों, NH2 Br और CH3COOH। क्या समझ में आया बच्चों? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आ गया?
चलो बच्चों अब बताओ, अब बताओ बच्चों क्या करोगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अरे अगले क्वेश्चन में प्रोडक्ट बताओ बच्चों। अरे ये सीओ दिख रहा है क्या, अभी थोड़ी देर पहले बोला था हट जाएगा। अरे बच्चों अभी बताया था ना, बोलो। तो देखो क्या होगा, दोनों में आ जाएगा ये हो गया बच्चों। चलिए अगले में बताओ, अगले में क्या होगा, अगले में क्या होगा बच्चों बताओ, सिमिलर प्रोडक्ट आएगा क्या, आएगा बच्चों। देखो बेटा मैं क्या कहता हूं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बच्चों का दो व्यू होता है। एक व्यू तो वो बच्चे रखते हैं जिनको लगता है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी सारी रिएक्शंस हैं, कैसे याद होगी, ठीक है ना। और एक बच्चा जो जो कॉन्सेप्ट है ना उसको सीखने का काम करता है, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बच्चों दुनिया भर के क्वेश्चन अपने आप सोल्व होंगे, है ना, दुनिया भर के क्वेश्चन। तो बच्चों जो पिन पॉइंट चीजें मैं बता रहा हूं उनको पकड़ने की कोशिश करो, जो इनको पकड़ेगा उसको फायदा होगा। अब अगर आपको मैंने ये बता दिया कि बच्चों COOH ग्रुप और SO3H ग्रुप ये आपके एसिड की प्रेजेंस में वापस निकल जाते हैं, तो इसको दिमाग में फिट करो ना यार। क्यों नहीं करते आप लोग इस बात को दिमाग में फिट, भूल क्यों जाते हो बार बार। अब बताओ बच्चों यहाँ क्या होगा, क्या यहाँ पे CS3 हटेगा क्या, अरे CS3 हटेगा क्या, CS3 नहीं हटेगा, क्योंकि CS3 हटेगा तो किस फॉर्म में हटेगा, एक आयन की फॉर्म में हटेगा ना। देखो बच्चों सुनो, हमारा CO2 हटा एक तो, है ना, एक हमारा SO3 हटा, हटा, और एक CS3+। अब मुझे बताओ बच्चों आयन की फॉर्म में ये अनस्टेबल होगा, होगा बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों ये ब्रोमीन कहां कहां बटे करेगा, ब्रोमीन कहां कहां बटे करेगा, ऑर्थो पे करेगा बच्चों। तो देखो ब्रोमीन मैंने यहां जोड़ दिया, जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, जोड़ दिया। चलो बच्चों अगले में बताओ, अगले में ब्रोमीन कहां कहां जुड़ जाएगा, इस OH के रिस्पेक्ट में, इस OH के रिस्पेक्ट में कहां कहां जुड़ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ जाएगा क्या, ये देखो बच्चों, ये समझ में आया बच्चों, अरे बोलो बच्चों समझ में आया, आ गया सबको, ठीक है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में देखो बच्चों हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, नाइट्रेशन में हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों बताओ, नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ। अब देखो बच्चों इसमें एक बहुत ही खास बात निकल के आती है कि इसमें बच्चों आपका ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन, और बच्चों इसमें एक सरप्राइज क्या मिलता है आपको कि बच्चों इसमें ना मेटा नाइट्रोएनिलीन भी बन गया। ये बड़ी खतरनाक बात हुई यार, ये कहां से आ गया। और देखो बच्चों ये एनसीईआरटी के डाटा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी में। देखो बच्चों 51 बन रहा है ऑर्थो, और 47% तक बन गया आपका क्या, 47% तक क्या बन गया, मेटा बन गया। बोलो ये बात तो खतरनाक है ना यार, ये बात तो बहुत ही खतरनाक हुई। तो बच्चों ये ऐसा कैसे बन गया, कौन एक्सप्लेन करेगा, ये मेटा प्रोडक्ट कैसे बन गया। बोलो बच्चों ऑर्थो पैरा तो चलो ठीक है, मेटा कैसे बना। देखो बच्चों सुनो, वेरी गुड सिद्धार्थ जैन। देखो बच्चों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है बच्चों, तो ये H+ यहाँ पर अटैक कर सकता है। बोलो बच्चों यहाँ हुई एसिड बेस रिएक्शन, होगी बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन हुई। एसिड बेस रिएक्शन होते ही बच्चों देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया,
ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ बच्चों, ये एनिलीनियम आयन क्या होगा? ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। मेटा डायरेक्टिंग होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो बच्चों बताओ, इस पे जब NO2 जुड़ेगा तो वो कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ेगा? कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। जुड़ेगा बच्चों? बोलो। जुड़ेगा। अब बताओ बच्चों, अगर मुझे इसको लेके आना है तो अब मुझे यहाँ पे क्या यूज लेना चाहिए? अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या यूज लेना चाहिए? बेस या एसिड? बोलो बच्चों, बेस या एसिड? देखो बच्चों, स्टार्ट आपने किससे किया है? एसिड से। तो एंड किससे करेंगे? अरे एंड किससे करेंगे बच्चों? बेस से करेंगे। तो बेस क्या देगा? OH माइनस आइन। वो OH माइनस आइन क्या करेगा बच्चों? यहां से इस H को हटा लेगा। समझ में आया बच्चों? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर इस बार ये क्यों लिया? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो बच्चों, यहाँ जो इसमें ये देखो एक लाइन लिखी हुई है, अदर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ये माइनर अमाउंट में बनते हैं। बच्चों एक बात बताओ, हमने बोला कि जब हमने फिनोल का किया था तो वहां तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बहुत ही खतरनाक अमाउंट में बने, और यहाँ माइनर अमाउंट में बन रहे हैं, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? यहाँ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट माइनर अमाउंट में बन रहे हैं, ऐसा क्यों? चित्रक सिंगल बता भाई, चित्रक सिंगल बताओ भाई साहब। अरे बच्चों, ये एनसीईआरटी की लाइन ही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बोलो बच्चों, कौन एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम अमाउंट में बन रहा है और वहां बहुत ज्यादा अमाउंट में बना था? बताओ ऐसा क्यों? बोलो तो सही। देखो बच्चों, आपके सामने दिख रहा है जो एनिलीनियम आयन बना ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पता है क्या? इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। अब इस एनिलीनियम आयन के बनते ही क्या हो गया? रिंग हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई ना बच्चों। अरे रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। अब मुझे बताओ, जब रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये देगा कैसे? अरे इसकी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम होगी ना। अरे बोलो बच्चों, रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो बोलो बच्चों, है ना, ऑक्सीडेशन जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चों, डिक्रीज होगी क्या? जबकि फिनोल के केस में आपने देखा था कि ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्यों बढ़ी थी? क्योंकि वहां रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हुई थी। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया डिफरेंस? अरे कई बच्चे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या करें? आ गया समझ में बच्चों? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे। बताओ, एनिलीन को हमने एसिटिल क्लोराइड से ट्रीट किया। बोलो बच्चों, ये प्रोडक्ट कहां से बनाऊं? नाइट्रोजन पे बनाऊं या बेंजीन पे बनाऊं? अब तो बच्चों याद हो गया होगा। अब तो याद हो गया होगा। अब देखो बच्चों सुनो, हमने ये प्रोडक्ट बनाया NHCOCH3। अब देखो बच्चों, इसका करेंगे हम नाइट्रेशन। बोलो बच्चों, ये NO2 प्लस कहाँ जुड़ेगा मेनली? ऑर्थो पे या पैरा पे? बड़ा ग्रुप है तो पैरा पे जाएगा। जाएगा बच्चों? जैसे ही ये पैरा पे गया, गया बच्चों। अब बच्चों इसका हमें क्या करना है आगे? आगे क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। तो नाइट्रोजन की तरफ रखा, OH रखा, सॉरी, ये टूट गया, और टूटते देखो बच्चों आपको ये मिला। आ गया बच्चों? क्या बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन है मैंने एकदम एनसीईआरटी से उठाई है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। क्या कहता है देखो बच्चों, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम देयर इज प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन। या अभी लिखा था क्या? ये देखो अभी,
थोड़ी देर पहले अपन ऊपर लिखा है एसिड बेस रिएक्शन, लिखा ना बच्चों? अरे बोलो बच्चों, लिखा है ना? तो क्या देखो, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम देयर इज प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियमाइन। बन गया बच्चों एनिलीनियमाइन, विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो बच्चों लिखा हुआ है विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट्स व्हाई besides ortho and para derivatives significant amount of meta derivatives is also formed। बोलो बच्चों, ये हमने लाइन समझ ली क्या? अरे मेटा वाला 47% तक बन गया, देखो मेटा वाला 47% तक बन गया था, अभी आपने देखा बच्चों, बन गया ना? बोलो, आई बात समझ में? चलो बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, अब बच्चों इसमें एक चीज ये भी बताओ कि ऑर्थो वाला सबसे कम क्यों बना? कौन बताएगा? ऑर्थो वाला सबसे कम क्यों बना, बताओ? ऑर्थो वाला सबसे कम क्यों बना? चित्रक सिंगल, बता भाई, चित्रक सिंगल, कुछ तो बोल, क्लास में है कि नहीं है? देखो बच्चों, आपने क्या देखा कि इसमें एसिड बेस रिएक्शन पैरेलल चल रही है ना साथ में, इसमें वेरी गुड भव्या। देखो आपको पता होगा ये बहुत तगड़ा वाला माइनस इफेक्ट लगाएगा ना, और ये माइनस इफेक्ट कौन सी पोजीशन पे सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना? तो कहां पे ये तगड़ा लगेगा बोलो बच्चों? ऑर्थो पे ना? तो ऑर्थो तो बेचारी एकदम ही गरीब हो गई ना, ऑर्थो पोजीशन तो हमारी एकदम ही गरीब हो गई ना। बोलो बच्चों, अब अगर ये एकदम ही गरीब हो गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का टेक भी तो बड़ा मुश्किल होगा ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए तो देखो बच्चों, अब देखो हमने क्या बोला, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म्ड, हाउएवर by protecting the NH2 group by acetylation the nitration reaction can be controlled and para nitro derivative is formed as major product। ये समझ आ गया बच्चों? ये पैराग्राफ समझ में आ गया जो लिखा हुआ है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों सल्फोनेशन की, इसको समझते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो सल्फोनेशन को समझाता हूं बच्चों मैं आपको, ढंग से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? क्या है सल्फोनेशन, सुनो बच्चों ढंग से। सबसे पहले अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाने की कोशिश की, कब? रूम टेम्परेचर पर, तो बोलो बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है क्या? बेस की तरह काम कर सकता है? ये देखो बच्चों, ये क्या देगा आपको? H प्लस और HSO4 माइनस साइन देगा। ये H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, बोलो बच्चों ये अटैक कर सकता है? कर सकता है बच्चों? अब बताओ जैसे इसने अटैक किया क्या मिल गया बच्चों, बताओ? ये मिल गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या मिल गया बच्चों? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों? क्योंकि इस प्लस के साथ ये माइनस वाला आके जुड़ जाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, प्लस के साथ माइनस वाला आके जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो बना एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है ना, एक काम करते हैं रुको, एनिलीनियम हाइड्रोजन जो सल्फेट बना वो क्या करेगा, देखो बच्चों सुनो, ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आप इसको हीट करो। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर हीट करोगे तो बच्चों बताओ क्या होगा? अगर हीट करोगे, मैंने आपसे बोला था अगर कहीं पर भी एसिड बेस रिएक्शन हो रही हो और OH ग्रुप हो तो हीट करने पे क्या निकल जाता है? अरे हीट करने पर क्या निकल जाता है बच्चों? वाटर निकल जाएगा ना। आपने एसिडिक एसिड को अमोनिया से ट्रीट किया, याद है क्या? अरे बोलो बच्चों, आप लोगों ने देखो इस तरह से एक रिएक्शन बढ़ी थी बच्चों, याद है? ये यहां से ये वाटर निकला था नहीं निकला था? अरे बोलो बच्चों निकाला था ना। तो ऐसा ही तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि देखो अगर आप इसको हीट कर देते हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? देखो ये NH, ये हो गया, यहां से देखो ये भी तो वाटर निकल सकता है ना।
अरे बोलो बच्चों, वाटर निकल सकता है ना? आया बात समझ में? तो देखो बच्चों, ये मिल गया, ये कंपाउंड हमें मिल गया NHSO3H। हो गया बच्चों? अब देखो बच्चों, ये जो NHSO3H है, ये क्या करता है बच्चों? ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा बच्चों? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। होता क्या है कि यहां से जो H है वो निकल के पहुंचता है इसके पास, और SO3H निकल के पहुंच जाएगा इसकी जगह, और आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? देखो NH2SO3H। समझ में आया बच्चों? बोलो, अरे समझ में आया है क्या? देखो हुआ कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है बच्चों? NHSO3H है बच्चों। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसे लिखता हूं। देखिए बच्चों, एक चीज बताओ, मुझे बताओ। अब देखिए बच्चों, क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान दीजिए कि यहां से ये H इसके पास जा सकता है। ये क्या हो रही है बच्चों? देखो, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हुई। जैसे ये यहां पहुंचा, बोलो बच्चों क्या होगा? ये बन गया NH2, और ये मिल गया आपको इस तरह से, मिल गया बच्चों। अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों? अनस्टेबल होगा ना। तो ये क्या करेगा? ये इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जैसे ही नेगेटिव होगा, देखो बच्चों, यहां से एज इलेक्ट्रोफाइल क्या निकला? एज इलेक्ट्रोफाइल क्या निकला? बोलो बच्चों, एज इलेक्ट्रोफाइल SO3 निकल गया क्या? अरे बोलो बच्चों। और ये SO3 इसकी कौन सी पोजीशन पर जाकर अटैक कर सकता है बच्चों? पैरा पोजीशन पे जाके। आया बच्चों समझ में? अरे भाई लोगों, समझ में आया क्या? ये है IMAB, आई एम अमिताभ बच्चन, ऐसा। ये है इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, यहां से चला गया इसके पास, है ना बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, ये बन जाएगा SO3H, है ना? SO3 ग्रुप याद करो, जुड़ता है तो H निकाल के SO3H में कन्वर्ट होता है ना। अरे बोलो बच्चों, अब देखो बच्चों, इसमें क्या काम की बात निकल के आई। देखो, ये जो कंपाउंड है पहले वाला, इसको बोलते हैं सल्फेमिक एसिड, ठीक है? और इसको जो आगे बना है इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फेनिलिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? सल्फेनिलिक, एनिलिक। देखिए बच्चों, है ना? अब इसमें खास बात क्या, देखो बच्चों सुनो, ये बच्चों, ये बेस है और ये एसिड है बच्चों। यहां से अगेन क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हुई, हुई बच्चों। और इस इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन से देखो क्या बना, ध्यान से समझना। देखो, ये बन गया NH3 प्लस, और ये बन गया SO3 नेगेटिव, बन गया बच्चों। ऐसा आपने कहीं पढ़ा था बच्चों? ऐसा इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ज्विटर आइन या डाइपोलर आइन, है ना? क्या बोलते हैं बच्चों? ज्विटर आइन या डाइपोलर आइन। अब बच्चों एक बात बताओ, ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? बताओ बच्चों, ज्विटर आइन या डाइपोलर आइन वाटर में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? बताओ भाई, कटारिया जी बताओ, कटारिया जी बताओ, ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? कटारिया जी सुन रहे हैं? देखो बच्चों सुनो, बात को ध्यान देना। होता क्या बच्चों, ये जो कंपाउंड बना है ना आपका, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में देखिए क्या हो क्या रहा है। देखो इधर समझो बच्चों, सपोज ये SO3 है और ये NH3 प्लस है। फिर देखो बच्चों क्या होगा इनके बीच, यहां मैंने ले लिया NH3 प्लस,
यहाँ मैंने ले लिया SO3 माइनस। अब देखो बच्चों, इनके बीच में क्या होगा बच्चों, एक तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ये आगे ऐसे चलता जाएगा बच्चों कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, तो एस से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या बच्चों, इनमें क्या क्या बच्चों, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, लेटिस इज वेरी स्टेबल। क्या बच्चों, इसका जो लेटिस है वो बहुत ही स्टेबल है। आगे बात में, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट विल नॉट ब्रेक। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस कंपाउंड के लिए लेटिस एनर्जी जो आती है ना, वो हाइड्रेशन एनर्जी से बच्चों ज्यादा आती है। किससे ज्यादा आती है, लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा आती है। और हाइड्रेशन एनर्जी से अगर ज्यादा आई तो वाटर में ये क्या हुआ बच्चों बताओ, ये इनसॉल्युबल हुआ, सॉल्युबल नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं, क्योंकि बच्चे को दिखता है ये आयनिक कंपाउंड की तरह है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आयनिक कंपाउंड में सॉल्युबल तब हो पाएगा ना, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल तब हो पाता है ना बच्चों, जब उसकी लेटिस एनर्जी क्या हो, कम हो हाइड्रेशन एनर्जी से। अरे बच्चों कभी पढ़ा है ऐसा कुछ आप लोगों ने, अरे समझ में आ गया नवाबों, बोलो। तो सल्फेमिक एंड सल्फेनिलिक एसिड क्लियर है, सल्फेमिक एंड सल्फेनिलिक एसिड दोनों क्लियर है बच्चों, बोलो, आ गया समझ में, पक्का। अब देखो बच्चों, क्या एनिलीन एफसीआर देगा, क्या एनिलीन एफसीआर देगा बच्चों, क्यों नहीं देगा, बोलो बच्चों, एनिलीन एफसीआर क्यों नहीं देगा। अरे बच्चों एनिलीन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, AlCl3 के साथ कंबाइंड होके क्या करता है, सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। और जैसे सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन से, अब क्या होगा बच्चों, AlCl3 भाग गया। अब जब बेचारा वो किसी और के साथ भाग गया, तो अब आपके एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन के लिए जो कार्बोकेटाइन बनता है वो अवेलेबल ही नहीं है, और रिंग होगी हाईली डीएक्टिवेटेड। पता लगा, ऐसा हमने पढ़ा है बच्चों, अरे ऐसा हमने पढ़ा है क्या, बोलो। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं बच्चों एनसीईआरटी में वापस एक बार। चलो पहले तो देखो, यहां देखो बच्चों, ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि 3 मिथाइल फिनोल, समझते हैं बच्चों 3 मिथाइल फिनोल, ये है बच्चों देखो 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है। अब बच्चों बताओ, इसमें दो ग्रुप है, एक OH एक CH3 है ना, और दोनों ही एक्टिवेटिंग है, दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों, बोलो। तो मुझे एक चीज बताओ कि इनका करना है मोनोनाइट्रेशन, क्या करना है, मोनोनाइट्रेशन। तो रिएक्शन कौन कंट्रोल करेगा, OH करेगा या CH3 करेगा, OH करेगा ना, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप करेगा। तो अब देखो बच्चों, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर आ सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन जनरली मिलेगी नहीं, क्योंकि बीच में आ रहा है ना तीनों के, बीच में आते ही थोड़ा रिपल्शन जनरेट होने लग जाएगा। समझ में आया बच्चों, अरे बोलो बच्चों समझ में आया। तो देखो बच्चों, अब देखो इसने प्रोडक्ट क्या क्या बना रखा है, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना रखा है, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया बच्चों, बीच वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि 3 ग्रुप पास पास आ जाएंगे फिर, अरे 3 ग्रुप पास पास आ जाएंगे ना बच्चों, आया समझ में। अब देखो बच्चों, इसने क्वेश्चन दे दिया ना एनसीईआरटी ने, इसने क्वेश्चन तो दे दिया, लेकिन एक से ज्यादा ग्रुप के बारे में थ्योरी कहीं नहीं दे रखी इसने, थ्योरी देखो इसने कहीं नहीं दे रखी, आप चेक कर लेना भैया, है ना। अब आओ बच्चों बात करते हैं डाई नाइट्रेशन की, ये हो गया। डाई नाइट्रेशन में बच्चों
दो NO2 ग्रुप जुड़ेंगे तो दो NO2 कहाँ जुड़ सकते हैं, है ना, एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, ये देखो, ये समझ आ गया बच्चों। अरे बीच वाले को हम अवॉइड करेंगे, बीच वाले को हम अवॉइड करेंगे। अब देखो बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों, ये देखो, ये अभी हम थोड़ी देर पहले बना रहे थे ना, अरे ऐसे कंपाउंड हमने बार बार बनाए थे ना एसिटाइलेशन करके, किया था बच्चों। अब बताओ इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में से कहां जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में से पैरा पे जुड़ेगा बच्चों, जुड़ेगा। तो मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉइड लिखा बच्चों, फेनिल मिथेनॉइड, और ये NO2 जुड़ गया, आ गया। आप मुझे बताओ बच्चों, एक एक आधा क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आपको हर जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अरे बोलो बच्चों, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब देखो बच्चों, ये याद है रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने, पढ़ी थी, हमने बोला था ना कि फिनोक्साइड आयन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, याद करो क्यों, क्योंकि O माइनस का प्लस M एंड प्लस I होता है, और OH ग्रुप का प्लस M एंड माइनस I होता है, याद है, मैं पढ़ाया था ये, वैसे मैं रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ आपको, कोल में रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, इससे अगली राइमटिमान में मैं पढ़ा चुका हूँ, बोलो बच्चों, राइमटिमान में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखो बच्चों, ये हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली बच्चों, अरे कर ली ना, बोलो भाई साहब। चलो अब देखो बच्चों, आपको लेके चलते हैं हम एनिलीन वाले, देखो आ जाओ इसमें, इसमें करते हैं बच्चों, क्या है मामला। ये आ जाओ बच्चों, ये देखो, ये आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 402 पे आ जाओ, पेज नंबर 402 पे आ जाओ बच्चों, आ गए। अरे आगे बच्चों, एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है आपके सामने, बोलो बच्चों। अब देखो पढ़ते हैं अपन, देखो क्या कहता है कि मैं सीधा ये बात करता हूँ कि यू हैव रीड अर्लियर द एनिलीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ये तो पता है ना, 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया आपको। अब क्या कहता है, वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज स्ट्रक्चर्स, तो बोलो बच्चों कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आई थी, ऑर्थो एंड पैरा पे आई थी क्या, आई थी बच्चों, देखो ये जो लाइन हम लिख के आए पीछे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द NH2 ग्रुप becomes centers of high electron density, लिखा हुआ है। Thus NH2 group is ortho and para directing and it is a powerful activating group, ये लिखा हुआ बच्चों, पावरफुल, इस लाइन को पढ़ो बच्चों, लिखा हुआ है पावरफुल, अरे भाई लोगों लिखा हुआ है ना। अब देखो बच्चों, हमने इसका ब्रोमिनेशन किया, देखो ये दिख रहा है बच्चों, ये क्या लिख रहा है, ये ब्रोमीन वाटर लिख रहा है, देखो एनसीईआरटी में इसको दिख रहा है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किस किसने दिया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट किस किसने दिया था, याद करो जल्दी बोलो, एनिलीन एंड फिनोल ने दिया, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए याद कर लेना क्योंकि पूछ सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। फिर क्या कहता है, एट रूम टेम्परेचर टू गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या हम ये पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या हम ये पढ़ के आ चुके हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके। अब देखो बच्चों क्या कहता है, द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स इज दैट ऑफ देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी, दिख रहा है बच्चों, वेरी हाई रिएक्टिविटी। अब बच्चों ये यहीं से ऐसी लाइनें उठा उठा के तो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है आपका। फिर क्या कहता है, देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू अकर एट ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन साइमल्टेनियसली, है ना बच्चों, आपने भी क्या देखा, ऊपर ऑर्थ एंड पैरा पे एक साथ हो गया था ना, अरे बोलो बच्चों, ऑर्थ एंड पैरा पे एक साथ हो गया। अब देखो बच्चों ये क्या कहता है, ये कहता है वी हैव इफ वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव, हमें एक ही जगह लगाना है, हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप्स बी कंट्रोल्ड, ये लाइन लिखी है बच्चों, अरे इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना था रे नबाबो, ठीक है। हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप कैन बी कंट्रोल्ड, दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, क्या हम ये एसिटाइलेशन पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे बच्चों, बार बार पढ़ रहे थे।
अब इसने यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड कहाँ में लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक फंडा क्या बताया था कि जो भी इस ग्रुप से जिसकी भी EN ज्यादा हो कार्बन से उसको हटा दो। हटा दोगे ना बच्चों? अरे हटा दोगे ना, बोलो। अब देखो बच्चों, देन कैरिंग आउट डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हम बार बार हाइड्रोलिसिस कर रहे थे बच्चों, हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, क्या कर रहे थे ना बच्चों? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड टू द सब्स्टिट्यूटेड एमीन। अब देखो बच्चों, ये इसने देखो यहाँ पे क्या क्या दिखा रखा है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिड इंटरेक्ट्स विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। आप देखो बच्चों, इसने क्या कर रखा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अब ऑक्सीजन के साथ भी जा रहा है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर अब ऑक्सीजन के साथ भी जा रहा है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ इसने क्या लिखा है, hence the lone pair of electron on nitrogen is less available for donation to benzening। ये लाइन मैंने नोट्स में लिखी थी, लिखी हुई है। Therefore activating effect of NHCOCH3 group is less than that of amino group। NH2 ग्रुप से कम आ गया समझ में? ये क्वेश्चन यहां से एनसीईआरटी वाला बना सकता है कि why NHCOCH3 group is less activating than NH2 group। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, बनाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने आप एक एक लाइन पढ़ पढ़ के और समझा दी है मैंने आपको। अब देखो बच्चों, देखिए क्या कहता है, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन्स यील्ड टेरी ऑक्सीडेशन। बच्चों टेरी का मतलब क्या होता है समझते हो? टेरी का मतलब समझते हो? टेरी का मतलब होता है बच्चों बदबूदार, है ना, अनप्लीजेंट स्मेल आती है ना, वो बनते हैं, है ना, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव। मोर ओवर in the strong acidic medium aniline is protonated from the anilinium ion which is meta directing। क्या ये बात मैं समझा चुका हूं? क्या ये बात मैं आपको समझा चुका हूं? अब देख लो बच्चों, मैंने जो परसेंटेज लिखी थी, क्या एनसीईआरटी में लिखी हुई है बच्चों? अरे लिखी हुई है बच्चों। नीट और जेई मेंस में तो सीधी सीधी ये लाइनें उठ के आएगी। मैं फिर कह देता हूं आपको, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन लो बच्चों, काम आएगी एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन की हुई है आपके लिए। आगे देखो क्या कहता है, however by protecting NH2 group by acetylation reaction with acetic anhydride the nitration reaction can be controlled। लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है। क्या मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको? क्या ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं? और देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा है, पिरीडीन। पिरीडीन की प्रेजेंस में हम एसिटाइलेशन कहाँ करते थे? पिरीडीन की प्रेजेंस में हम नाइट्रोजन पे करते थे बच्चों। अब देखो बच्चों, ये सल्फोनेशन आ गया। सल्फोनेशन पढ़ा हमने, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले बच्चों। एनिलीन रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate। लिखा है which on hitting with sulfuric acid at 453 to 473 Kelvin product produce para amino benzene sulfonic acid। याद करो, बना था ना बच्चों? अरे मैंने मैकेनिज्म में याद करो, H प्लस अटैक करवाया था ना NH पे, और NH2 बना के उसको हटाया था यहाँ पे, है ना, कॉमनली नोन एज सल्फेनिलिक एसिड। देखो बच्चों ये लिखा पड़ा, सल्फेनिलिक एसिड लिखा हुआ है। और देखो बच्चों यहाँ पे इसने इसको ज्यूट्राइन भी लिखा है, लिखा है ना, अरे लिखा है नवाबों। अब देखो बच्चों, ये तो लाइन अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं बच्चों, पढ़ चुके हैं ना। Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, alkylation and acetylation due to salt formation with anilinium chloride. The Lewis acid which is used as a catalyst due to this nitrogen of aniline acquires positive charge, hence acts as a strong deactivating group for further reaction। ये समझ में आया? ये बोलो बच्चों, ये बात मैं आपको Friedel-Crafts में भी एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ ना बच्चों। तो भैया ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब आप इनको टिक कर लेना ढंग से। और मैंने कोशिश तो ये की है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको समझा दूं, क्योंकि बच्चों देखो नीट और जेई मेंस में तो एनसीईआरटी की लाइनों से अलावा कुछ आना ही नहीं है ना, इसने लाइनें सब लिखी हुई है। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या नवाबों? आ गया? भैया पढ़ लो थोड़ा ढंग से, घर पे बैठ के पढ़ लो नवाबों।
चलो अब आगे चलते हैं बच्चों अपन। तो बच्चों ये बात हमने कर ली। अब बच्चों बता दो, अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट में डाउट है तो बोल जाओ। ये समझ आ गया बच्चों, ज्विट्राइन जो बना ये वाटर इनसोल्यूबल है, ध्यान रखना ये सोल्यूबल नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि इसकी लेटिस एनर्जी बहुत तगड़ी है, ठीक है ना। चलो बच्चों अब देखो, कल कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। देखो बच्चों, ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट सुनिए क्या कहता है कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज एक्टिवेटिंग एंड इट्स साइज इज नॉर्मल, ठीक है। आपका ग्रुप अगर एक्टिवेटिंग है और उसका साइज नॉर्मल है, तो एक्टिवेटिंग का मतलब वो प्लस इफेक्ट लगा सकता है ना, और एक्टिवेटिंग का मतलब हो सकता है ना उस ग्रुप का प्लस इफेक्ट भी हो सकता है बच्चों। अब बताओ प्लस इफेक्ट इन जनरली कौन सी पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा, ऑर्थो मेटा पैरा पे ऑर्थो पे होगा। तो उस कंडीशन में आपका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इफ साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज लार्ज। अब देखो बच्चों, बेंजीनिंग पे जो ग्रुप जुड़ा है उसका साइज बड़ा हो या जो इलेक्ट्रोफाइल वो बड़ा हो, तो बच्चों क्या वो दोनों एक दूसरे के आसपास रहना पसंद करेंगे? अरे रहना पसंद करेंगे क्या बच्चों? नहीं करेंगे ना। अब आप देखो बच्चों सुनो, जैसे एक तो मेरे पास बेंजीनिंग पर ये मिथाइल है और एक मेरे पास बेंजीनिंग पर ये इस तरह से ऐसे लगा दिया। अब बच्चों बताओ कौन सी पोजीशन में ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा, कौन सी पोजीशन में रिलेटिवली ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा फर्स्ट, और किस में पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? पैरा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों जहां बड़ा ग्रुप हो गया। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों स्ट्रिंग इंडेंस भी कुछ होता है। तो देखो क्या कहता है, देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है कि साइज बढ़ता गया तो परसेंटेज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट डिक्रीज, तो परसेंटेज ऑफ पैरा प्रोडक्ट इंक्रीज। क्या ये बात समझ आई? बोलो बच्चों। अब देखो आगे क्या कहता है कि अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का साइज बढ़ा, जैसे देखो Cl प्लस NO2 प्लस Br प्लस SO3, तो बच्चों क्या हो रहा है कि साइज बढ़ेगा तो परसेंटेज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होती जाएगी बच्चों? बताओ, कम होती जाएगी और पैरा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, इफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल देन ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी मेजर। ये बात क्या हमने पढ़ी है क्या? अरे बोलो बच्चों, याद करो रायमंड-टिमान रिएक्शन में हमने बनाया था ना सैलिसिलएल्डिहाइड, ये वाला प्रोडक्ट याद कीजिए बच्चों, बनाया था। और यहाँ पे भी हमने बनाया था बच्चों, बनाया था ना, बनाया बच्चों। अब देखो, अब बच्चों हेलोजन के केस में ना बड़ा अलग ही मामला है, बहुत ही सरप्राइज होंगे आप। बच्चों बताओ हेलोजन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है? हेलोजन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है? माइनस आई ना, माइनस आई डोमिनेटिंग होता है बच्चों, कंफर्म, ये सबको पता है, ठीक है। अब मुझे बताओ माइनस आई सबसे अच्छा किसका होगा जिसकी ईएन ज्यादा होगी? बोलो बच्चों, माइनस आई सबसे अच्छा किसका होगा जिसकी ईएन ज्यादा होगी? तो एफ का सबसे ज्यादा होगा बच्चों। अब ये बताओ, अब ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ इस पोजीशन पर ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होगी, एक तरह से काफी डिक्रीज हो जाएगी ना। अरे बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी डिक्रीज हो जाएगी, बोलो बच्चों, है ना। अब मुझे बताओ इसका पैरा पोजीशन पर जो इफेक्ट आने वाला है, ये इफेक्ट तो बहुत ही कम हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है ना। अरे बोलो बच्चों, पैरा पोजीशन पर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो अब मुझे बताओ पैरा पोजीशन पर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना। अरे पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो जनरली क्या होता है बच्चों, जब भी आपके हेलोबेंजीन्स हैं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, हमेशा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा बच्चों बताओ? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, कोई सी भी हो बनेगा पैरा प्रोडक्ट ही ज्यादा। अब देखो बच्चों सुनो क्या कह रहा है, देखो इन केस ऑफ हेलोबेंजीन पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट एंड इन केस ऑफ टोलुइन ऑर्थो प्रोडक्ट इज जनरली मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। टोलुइन के केस में क्या होता है कि जनरली आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होता है,
और हेलोबेंजीन के केस में पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। अब बात समझ आ गई बच्चों। अब देखो ये जैसा आप लिखा ना FClBr, देखो तो जैसे मैं कहता हूं कि F का ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, जैसे मान लो मैं कहता हूं ये 2% ही बना, ये 5% बन गया, ये 8 बन गया, ये 10 बन गया, बाकी 98, 95, 92, 90। हर हेलोबेंजीन के अंदर क्या होगा कि बनेगा तो पैरा प्रोडक्ट ही ज्यादा, लेकिन रिलेटिवली बात करें ना तो बात अलग है। अरे रिलेटिवली बात करें तो समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, रिलेटिव बात करें तो अलग बात है ना। ये बात समझ आ गई बच्चों? बोलो। अच्छा, स्टीम डिस्टिलेशन वाला फंडा समझ में आ गया? स्टीम डिस्टिलेशन वाला फंडा सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब एक चीज और बताओ, ये डीसल्फोनेशन समझ में आ गया? डीसल्फोनेशन समझ में आ गया? आ गया बच्चों, सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन। और ये बच्चों समझ में आया? आई एम अमिताभ बच्चन। ठीक है, एक चीज बताओ, देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, SO3H, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और एक मैंने ये ले लिया बच्चों, देखो सुनो क्या, डाइल्यूट H2SO4। अब बताओ बच्चों क्या करेंगे? बोलो बच्चों। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो क्या होगा? इसका होगा बच्चों देखो सल्फोनेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फोनेशन हो जाएगा। अच्छा, मैंने मेटा भी क्यों जोड़ा बच्चों? बताओ, मैंने मेटा पोजीशन पे क्यों जोड़ा? अरे पता है ना, SO3H मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये जो SO3H है ये क्या है? ये मेटा डायरेक्टिंग है बच्चों, ठीक है ना। SO3H मेटा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब बताओ बच्चों, अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो, डाइल्यूट H2SO4 है तो क्या हुआ, क्या बन जाएगा? बताओ तो सही, सारी नींद ले रहे हो क्या? अमीषा जैन क्या बनेगा? अमीषा जैन क्या बनेगा? राजवीर क्या बनेगा? अरे बच्चों बेंजीन बन जाएगी ना, बेंजीन बन जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? डीसल्फोनेशन हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। देखो बच्चों, यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल था SO3, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H+ है कि नहीं है? है बच्चों। दोनों की दोनों रिएक्शन क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है कि नहीं है? बच्चों बोलो, है। एक चीज और सुनो, अगर मैं क्या करता हूं, ये बेंजीन है बच्चों, बेंजीन में हर कार्बन पर हाइड्रोजन होती है। अगर मैं इसको T2SO4 के साथ हीट करूं, है ना बच्चों, तो क्या होगा कि इसका ये प्रोडक्ट बनता है, देखो ये बन जाएगा, तो बोलते हैं बच्चों हेक्सा ड्यूटीरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? हेक्सा ड्यूटीरोबेंजीन। ठीक है, अब ये कैसे बन गया बच्चों? देखो बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखिए ये बच्चों, ये D2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा? D+ प्रोवाइड करेगा ना। अरे बोलो बच्चों, D+ प्रोवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब बताओ, अगर मैंने इसको ऐसे तोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव, तो D+ यहाँ टेक कर सकता है, कर सकता है। अब जब D+ ने यहाँ टेक किया, या बच्चों ये मिल गया। अब मुझे बताओ बच्चों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें
है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एक CD है और एक CH है। कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? CH वाला होगा ना। बोलो बच्चों, होगा बच्चों? हो जाएगा। अब देखो बेटा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा चार्ज मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, इधर कर दो। हो गया। तो आपको पता है बच्चों, CD बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, CH बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और यहां से ये निकल गया, निकल गया बच्चों। निकलते देखो बच्चों क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया। अब देखो CD बॉन्ड इसलिए बन जाएगा क्योंकि आपको पता है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, पता है क्या? कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। अब ये प्रोसेस बच्चों बार बार रिपीट होगा और बार बार रिपीट होते होते हर जगह पर आपका ड्यूटेरियम आ जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या? अरे CH से CD बॉन्ड क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि CD बॉन्ड कंपैरेटिवली स्टेबल है। CD बॉन्ड स्टेबल है, CD बॉन्ड की बॉन्ड ज्यादा होती है। तो बच्चों ये मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी करवा दी भैया। अब आप देख लीजिए, लगभग लगभग 39 पेज पे जाके हमने खत्म किया है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक काफी बड़ा पार्ट है और आपको समझ में आया होगा कि इतना बड़ा पार्ट है तो कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ना, चाहे नीट हो और चाहे IIT JEE मेंस हो चाहे एडवांस हो। अरे देखो बच्चों, हमने लगभग स्टार्ट किया था इसको पेज नंबर 15 से, है ना। तो 15 से लेकर, है ना, है ना बच्चों। अरे सिनागल, रिपीट होने की कौन सा ड्राइविंग फोर्स है ये पूछ रहे हैं क्या बच्चों? मैंने क्या बोला भाई, CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बेटा ज्यादा होती है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा ना। तो अगर आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो अपने आप ही क्या होगा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? आ गया बच्चों समझ में? बोलो बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, तो मैंने बच्चों आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा दिया एकदम, है ना। मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब अपन बच्चों नया शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन में भी अलग, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आपको कंटेंट हो सकता है ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि बच्चों एक तो ये बेंजीनिंग बनती है ना, तो ये जगह बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड करती है। तो आपको लग रहा हो यार ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, टॉपिक जनरली वैसे तो बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या लेना है बच्चों? एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, आपको याद है क्या, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। बोलो बच्चों, इन ग्रुप को क्या बोलते हैं जानते हो क्या? इन ग्रुप को क्या बोलते हैं जानते हो क्या? पहले वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों, याद करो यार, कब करोगे इसको, एसाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिल ग्रुप, बोलते हैं बच्चों। अब देखो, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किन की प्रॉपर्टी है, ये रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, तो देखो बच्चों सुनो, ये है बच्चों, इट इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बच्चों ये आपके सिलेबस में पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सिलेबस में है। अरे बोलो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सिलेबस में है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फैमिली सेकंड में, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना ढंग से, ठीक है बच्चों। देखो सुनो, जैसे मेरे पास बच्चों देखो ये है RCOOH है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक काम करते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसमें से OH ग्रुप को हट, ठीक है।
और इसकी जगह जेड ग्रुप को जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या क्या बन रहा है मेरे सामने, ध्यान देना। मेरे सामने एक तो ये बना RCOCl, ठीक है। अगर आपका ZCl हो, ठीक है बच्चों, फिर देखो Z अगर आपका ये हो OCOCH3, ठीक है, तो हम ये ले लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर देखो बच्चों बताओ, फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास Z ये है, O मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5, बोलो बच्चों ये बन गया, ठीक है। और फिर मैंने ले लिया बच्चों Z क्या NH2 ग्रुप, तो RCONH2 है बच्चों। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने क्या किया कि जो ये CO ग्रुप दिख रहा है ना, इस CO ग्रुप से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसके साथ मैंने हर बार कोई एक ऐसा एटम अटैच डायरेक्टली किया है जिसकी ईएन कार्बन से, क्या ये आप समझ पा रहे हैं? क्या ये चीज आप समझ पा रहे हैं क्या बच्चों? बोलो, समझ पा रहे हो? पा रहे हो बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे इनमें पूछूं, देखो बच्चों ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, इस क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर है बच्चों। तो मुझे बताओ ये इनमें लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो रेजोनेंस हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। तो अब आपको कल ये बताना है कि रेजोनेंस सबसे इफेक्टिव किसमें होगा और सबसे बेकार किसमें होगा, है ना। सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस किसमें होगा और सबसे बेकार किसमें होगा, ये अपन कल शुरू करेंगे। तो ये एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा बड़ा नहीं है अपना, मेरे हिसाब से लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल पढ़ना और बताना मुझे, कल करते हैं बच्चों अपन आगे फिर।